हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 3 धातु एवं अधातु का पार्ट 2। मैं राजीव कुशवाहा, सहायक अध्यापक सम्राट अशोक इंटर कॉलेज अशोकनगर। मैं आप लोगों का सम्राट अशोक इंटर कॉलेज कोरांव चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सक्रियता श्रेणी की, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी के अर्थ क्या होता है? वह श्रेणी जो कि किसी भी पदार्थ या तत्व को यानी किसी व्यक्ति को भी उसके सक्रियता के बारे में बताए, यानी उसके सही स्थान के यानी सही रूप के बारे में बताए। वह सारिणी जिसमें धातुओं को क्रियाशील के आरोही क्रम व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि वह सारिणी जिसमें धातुओं के क्रियाशील को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। जैसे आरोही का अर्थ यानी कि नीचे क्रम से ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये जो दो बाकी है इनको यहाँ लिखना चाहिए, मैंने नहीं लिखा हुआ है। यानी कि सोना क्या है? सबसे कमजोर है। क्या है? सबसे कमजोर धातु है। उससे अधिक मजबूत कौन है? चांदी है। उससे अधिक मजबूत धातु कौन सी है? मरकरी यानी कि पारा है। उससे अधिक मजबूत धातु कौन सी है? तांबा है। उससे अधिक हाइड्रोजन है। एक धातु तो नहीं है लेकिन हम इसको धातु में रखते हैं, ठीक है। फिर ये सीसा, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये हो गया। हमें क्या उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि Fe, ठीक है, प्लस CuSO, ठीक है। जब यह मिलकर के आपस में कार्य करते हैं, जब यह रासायनिक क्रिया करते हैं, तब यह SU4 प्लस Cu का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे Fe हो गया, आप लोग देख सकते हैं Fe कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि आयरन, ये हमारा क्या है? लोहा है, ठीक है। Cu यानी कि कॉपर, ठीक है। जब यह मिलकर के यह कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, सल्फेट, जब यह मिलकर के दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तब यह SU4 का निर्माण करते हैं। यानी कि यह तब यह लोहा सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट का निर्माण करते हैं। किसका? आयरन तब यह आयरन सल्फेट का निर्माण करते हैं और फिर ये कॉपर को क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। इसको देखिए, कॉपर को बाहर कर दिया। अब यह कॉपर को बाहर क्यों कर दिए? क्योंकि कॉपर क्या था? इनसे कमजोर था, ठीक है ना। यानी जो धातुएं जिस धातु से कमजोर होती हैं उस धातु क्या होते हैं? वो धातुओं को बाहर कर देते हैं। एक चीज, ठीक है। अब हम बात करेंगे धातुओं एवं अधातुओं के साथ क्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। धातु संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। यानी कोई भी जो धातु होता है वह संयोजी कोष को, ठीक है ना, कोष से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यानी इलेक्ट्रॉन को समाप्त करके धनायन बनाता है, ठीक है। अधातु संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। और जो जितनी भी अधातुएं होती हैं वह सब कोष से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। हम बताएंगे कि यह सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। यह कहाँ पे धनायन बनाते हैं और कहाँ पर ऋणायन बनाते हैं, ठीक है।
तो यह यानी कि सोडियम, ठीक है, और Cl यानी कि क्लोराइड, ठीक है। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना होता है, 11 होता है, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 11 होता है। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो कितना होता है, 17 होता है, ठीक है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17। और जो इसका क्रम चलता है, इसका क्रम चलता है के, ठीक है, L M N, इस प्रकार से चलता रहता है। तो एक चीज समझ लीजिए, जब यह अपने इलेक्ट्रॉन को पहले में देता है तो 2 देता है, कितना, 2। और जब दूसरे में देता है तो 8 देता है, और फिर तीसरे में देता है तो 8 देता है। लेकिन क्या है, जब इसने 2 दिया, 11 में से जब 2 चले गए कितने बचे, 9 बचे। और 9 में से जब 8 चले गए तो 1 बचे, ठीक है ना। और हमारा यम था, और हमारा यम की कितना बाकी है, 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए Cl का यहीं भी वही रहेगा Kl, तो बताइए फर्स्ट में कितना देगा, 2 देगा, सेकंड में 8 देगा, और थर्ड में 8 देगा, ठीक है ना। लेकिन 8 2 10 7 17, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको भी 8 किया हो सकता है, इसको भी 8 किया हो सकता है। तो सबसे पहले अगर इसमें एक अगर प्लस कर देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, सॉरी, अगर इसमें अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो हमारा 8 हो जाएगा। और जब इसमें हम अगर 7 को प्लस करें तो हमारा ये 8 होगा। लेकिन बात यह है कि हमारा सोडियम धातु है और कैल्शियम हमारा अधातु है। अब अभी हमने बताया कि जो धातुएं कमजोर होती हैं वह सब क्या होती हैं, माइनस में होती हैं, और जो धातुएं मजबूत होती हैं क्या होती हैं, प्लस में होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए, हमने यहाँ पे Cl लिखा हुआ है। अब यह एक इससे उधार लेगा, कितना, 1, 7 के, इसको 8 बनाने के लिए इससे 1 उधार लेगा। देखिए यहाँ बचा हुआ है 1, तो इससे उधार ले। देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ स्टार करके, 1 2 3 4 5 6 7, और एक हमारा ये बचा हुआ है, तो एक हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं किसको यहाँ से ले लिए, तो हमारा ये 8 हो गया, कितना हो गया, 8। अब यहाँ पे इसको हम 8 लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए 8 बार लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इसको भी 8 बनाने के लिए 7 की आवश्यकता थी, तब यह इससे 7 ले रहा है, ठीक है ना। तो ये भी 8 हो गया, कितना हो गया, 8। ये भी हमारा 8 हो गया। अब देखिए सभी की संयोजकता क्या है, बराबर हो चुकी है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो ये था Cl, ठीक है ना, अभी हमने बताया कि जो छोटा होता है कि जो कमजोर धातुएं होती है वो क्या होती हैं, ऋण आयन में होती हैं। यानी कि हमारा Na, हमारी यानी देख आप लोग देख कहाँ पे सोडियम यहाँ पे है, यानी कि बहुत बड़ी मजबूत धातु है, तो वह क्या होगी, प्लस में होगी, ठीक है। और कैल्शियम हमारी एक छोटी बहुत कमजोर अधातु है, तो यह क्या होगी, Cl, यानी कि हमारी क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है ना। अब हमारा बनेगा क्या, NaCl। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब हम आप लोगों को बताएंगे आयनिक यौगिक के गुण, ठीक है ना, कि यानी के यौगिक के गुण क्या होते हैं। इसमें तो नंबर क्या, भौतिक गुण, यह कठोर, ठोस व भंगुर होता है। कठोर यानी कि मजबूत, ठोस यानी कि ठोस अवस्था में, भंगुर यानी कि ठोस यानी कि देखने में ठोस है, ठीक है ना। कठोर यानी कि मजबूत,
और भंगुर यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग संगमरमर देखे होंगे, अगर संगमरमर को अगर खड़ा करके मारा जाए तो वो नहीं टूटता है, अगर उसको उल्टा के तोड़ा जाए तो टूट जाता है, और ये भंगुर, ठीक है ना। अब गलनांक और क्वथनांक, इसमें गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। आयनिक यौगिक में क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। घुलनशीलता, या आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, परंतु पेट्रोल कैरोसिन में अघुलनशील होते हैं। जैसे पेट्रोल, कैरोसिन के तेल और डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब में आयनिक यौगिक क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। विद्युत की चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक जलीय विलयन, यानी कि जैसे आप लोग नमक जानते होंगे, तो नमक क्या होता है कि अगर वो जलीय, अगर उसका नमक का अगर घोल बना दिया जाए और अगर घोल से अगर उसके कुछ बल्ब अगर जलाया जाए तो वह जलने लगता है, लेकिन अगर नमक का जो ठोस अवस्था होती है अगर उसमें विद्युत की चालकता उत्पन्न की जाए तो नहीं हो सकती है, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है। धातुओं की प्राप्ति अथवा धाविक, ठीक है ना, यानी कि धातु प्राप्त कहां से होते हैं, तो सब नंबर एक पे है खनिज। पृथ्वी में प्रकृति रूप में से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं, ठीक है। अयस्क, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क खनिज कहते हैं। यानी कि अयस्क खनिज ऐसे खनिज होते हैं, वो खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो और उसे निकालना आसानी हो, यानी लाभकारी हो, यानी उसे जल्दी जल्दी निकाला जा सके, उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है गैंग की, ठीक है। गैंग, पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जब खनिज की खुदाई होती है तो उसके साथ अनेक प्रकार के मिट्टी, रेत और कंकड़, पत्थर, अनेक प्रकार की सामग्रियां मिलती हैं, इसके हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। धातुओं की प्राप्ति के चरण, यानी कि इनके प्राप्ति को 3 चरणों में बांटा गया है, ठीक है ना। नंबर 1 अयस्कों का समृद्धिकरण, नंबर 2 धातुओं का निष्कर्षण और नंबर 3 धातुओं का परिष्करण। हम बताएंगे अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी कि अयस्कों को कैसे साफ किया जाए, ठीक है ना। यह अनेक विधियों द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए पानी में साफ कर, यानी कि पानी में धो करके उसके बाद अगर पीसा हुआ है तो छान करके, रसायनों का उपयोग करके, और चुंबक, यानी कि कभी कभी कुछ ऐसे कण होते हैं जो कि चुंबक से चिपक जाते हैं, ठीक है ना, जो कि इसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। और धातुओं का निष्कर्षण, अधिक क्रियाशील, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते विद्युत अपघटन, ठीक है ना, जो अधिक क्रियाशील होता है स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। मध्यम क्रियाशील सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में होता है। जो इसके मध्यम, यानी जो धातु का निष्कर्षण मध्यम रूप से होता है, वह सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में होता है। कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है। कम क्रियाशील स्वतंत्र रूप में पाए जाए, जो सबसे कम क्रियाशील की धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करें कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है ना।
AU AG HG CU। यह बहुत अधिक अनभक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड के केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। यह बहुत अनभिक्रिय होते हैं, ठीक है ना। इन धातुओं के ऑक्साइड के केवल गर्म करने पर ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण में जी का निष्कर्ष सीनावार, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ देखिए लिखा है 2, ठीक है ना, 2HGS प्लस O2। जब इसको गर्म करते हैं हम तब यह 2HGO यानी कि क्या है कि मरकरी ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। और जब मरकरी ऑक्साइड और साथ में H2O बनता है यानी कि सल्फर ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। और जब इसको अगर अधिक गर्म करते हैं तब यह Hg यानी कि HgO प्लस O2 में अलग अलग हो जाता है। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण यानी कि जो धातुएं मध्य क्रम में होती हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। जो मध्यम क्रियाशील की धातुएं होती हैं या तो वो सल्फाइड में होंगी या तो फिर किसमें होंगी, कार्बोनेट अयस्क के रूप में होते हैं। अगर जो मध्यम क्रियाशील की धातुएं होती हैं वह क्या होती हैं कि सल्फाइड में होती हैं या तो फिर कार्बोनेट के रूप में होती हैं। सल्फाइड अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण जैसे Zn यानी कि जिंक हमने यहाँ पे है, ठीक है ना। भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। सल्फर जो अयस्क होता है उसको वायु की उपस्थिति में अगर अधिक ताप पर गर्म करते हैं तब यह ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है ZnS, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड और साथ में O2 यानी कि ऑक्सीजन। जब यह साथ में मिलकर के जब इनको मिला करके जब हम अधिक ताप पर गर्म करते हैं तब यह ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस SO यानी कि सल्फर ऑक्साइड का निर्माण करते, ठीक है ना। कार्बोनेट अयस्कों से धातु का निष्कर्षण निस्थापन। कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। हमने यहाँ पर भी लिया है ZnCO यानी कि जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना। और जब जिंक कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तब यह हमारा ZnO, ठीक है ना, प्लस CO2 बनता है यानी कि हमारा जिंक ऑक्साइड बनता है और यह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम भर्जन और निस्थापन विधियों से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे भर्जन और निस्थापन विधियों से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ यानी कि मैं ये देखिए हमारे यहाँ पे भी देखिए हमको धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है और यहाँ पर भी। तो वह यही करा है कि धातु ऑक्साइड का अपचयन, ठीक है ना। अब इनका अपचयन यानी कि अपचयन का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन को हटाना, ठीक है ना। जैसे ZnO, ठीक है ना, ZnO यानी Zn यानी O का हटाना, ठीक है ना। अपचयन, अपचयन का भी हमने अर्थ आपको बता दिया कि ऑक्सीजन को हटाना। अपचयन के लिए कुछ अपचायकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन, ठीक है ना, अगर कार्बन में O लगा दिया जाए तब यह क्या हो जाता है कि इसमें ऑक्सीजन हो जाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है।
लेकिन हमने देखिए, आप देखिए केवल O को हटाया तो हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया। यहाँ देखिए CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया हुआ। अब एग्जाम्पल तो हम लोग देख लेते हैं कि ZnO, ठीक है ना, हमने यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन को जब मिलाया और फिर साथ में जब यह रासायनिक अपचयन करके यानी गर्म करके फिर यह जिंक अलग हो गया और यह CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। यहाँ देखिए, हमने यहाँ देखिए कि यहाँ पे ZnO कार्बन जिंक ऑक्साइड को हमने एक साथ किया था और कार्बन को अलग अलग, दोनों अलग अलग थे। जब हमने दोनों को मिला करके जब हम दोनों के साथ जब कार्य किया तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया, ठीक है ना। अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, देखिए हमने अधिक क्रियाशील धातुओं लिया है Kn ना और CaMg। ये धातुएं अधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं उनका अपचयन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि COH2, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखिए यहाँ लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, और सोडियम क्लोराइड से Na का निष्कर्ष यानी कि सोडियम को हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अलग करने के लिए आप लोगों की किताब में मौजूद है, हम यहाँ पे तो बना नहीं सकते, लेकिन जो Na है यानी कि सोडियम है वह कैथोड पर होगा और जो Cl है वह एनोड पर मौजूद होगा, उपस्थित होगा, ठीक है।